Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने डिस्काउंट क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, परसेंटेज में तो कितने रुपीस का डिस्काउंट है फाइंड करना सीखा था, एंड वीडियो में रुपीस में फाइंड है तो नेट सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड की जाती है, ओके, मार्केटेड प्राइस क्या होती है। सो इन पर बेस्ट एग्जांपल सॉल्व किए थे, बहुत अच्छे से सीखा था हमने। ठीक है, आपको जो होमवर्क गिवन है मींस इनसे रिलेटेड जो असाइनमेंट गिवन है आपके पास डिस्काउंट असाइनमेंट है, सो उस बुक में असाइनमेंट को जरूर सॉल्व कीजिएगा। ओके, टुडेज आवर टॉपिक इज सेल्स टैक्स। सो स्टूडेंट, टैक्स सेल्स टैक्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन से पहले सीखते हैं। ठीक है, सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन परचेसिंग सम स्पेसिफाइड आइटम द मार्केट we have to pay certain extra amount in addition to the cost of the item. This additional amount is called sales tax. So जो additional amount है, जो extra हमने pay करते हैं कोई भी specific item, कोई भी item खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम extra pay करते हैं, so extra pay कहलाता है sales tax। ठीक है, sales tax तो value added tax है, ये एक प्रकार का tax है goods and service tax, that is GST। ओके, GST जिसे 1 जुलाई 2017 में अप्लाई हुआ है टैक्स। ठीक है, सो ये सारे टैक्स कौन लेता है, सो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। जो टैक्स हम शॉपकीपर को देते हैं ये टैक्स कहाँ जाता है, जो गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। ठीक है, सो इन्हें गवर्नमेंट फिक्स करती है और ये गवर्नमेंट के पास ही जाता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम देते हैं। क्लियर है। सो सेल्स टैक्स क्या होता है, सो सेल टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हम कोई भी आइटम परचेस करते हैं तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट लगाते हैं, सो वो एक्स्ट्रा अमाउंट कहलाता है सेल्स टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स किसी एक कोई भी एक आइटम की प्राइस पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, एंड जीएसटी गुड सर्विस पर टैक्स लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों की मिक्स में टैक्स होता है। क्लियर है। सो स्टूडेंट, टैक्स क्या होता है ये हमने सीखा। ओके, अब इस पर बेस्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सेल्स टैक्स पर बेस्ट एग्जांपल, सो पहले केयरफुली रीड करते हैं। ठीक है, अमर बाइज अ पेयर ऑफ शूज कॉस्टिंग 470 रुपीस इफ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 7%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम फॉर शूज। सो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा शूज के लिए, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दी है 470 रुपीस है, देन इस पर सेल्स टैक्स है 7%। ठीक है, इस प्राइस पर सेल्स टैक्स है 7%। सो इस पर इसका 7% हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जो भी अमाउंट हमें फाइंड होगा उसमें उस अमाउंट को इस अमाउंट में ऐड करके देन हम यहाँ पर टोटल पेबल अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। सॉल्यूशन में इट इज गिवन दैट कॉस्टिंग दैट इज कॉस्ट प्राइस कितनी है 470 रुपीस। ठीक है, अब सेल्स टैक्स है एसटी 7%, हमें फाइंड करना है अमाउंट पेबल अमाउंट, दैट मींस कितने रुपीस उनको देना पड़ेंगे सेल्स टैक्स को ऐड करके, बिकॉज सेल्स टैक्स क्या होता है ऐड होता है। ठीक है, सो इस पहले हमें गिवन है कि सेल्स टैक्स है 7% कितने रुपीस पर। सो कितने रुपीस का 7% क्या होगा, पहले हम ये फाइंड करेंगे। सो 7% ऑफ 470, दैट मींस 7 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 470। सॉल्व करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 7 जा 49 से 9 कैरी 4, 7 4 जा 28 29 30 31 32 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करेंगे, सो हमें फाइंड होगा 32.90। ठीक है, इतने रुपीस का टैक्स है। सो हमें अमाउंट फाइंड करना है। सो अमाउंट क्या होगा, सेल्स टैक्स को ऐड करने के बाद, टैक्स को ऐड करने के बाद, सो 470 रुपीस की कॉस्टिंग है, उस पर 32.90 रुपीस का टैक्स रहता है। सो दैट मींस एडिशन करेंगे
सेलिंग प्राइस तो उसको टोटल अमाउंट कितना देना होगा 502.90 रुपीज। क्लियर दैट स्टूडेंट? न्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सो राकेश परचेज्ड अ साइकिल फॉर 660 रुपीज इन इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। सो राकेश ने एक साइकिल परचेज करी, उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूड है, मींस टोटल उन्होंने 660 रुपीज में साइकिल खरीदी है, ठीक है, उसमें टैक्स इंक्लूड है। ओके, इफ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10%, यदि सेल्स टैक्स कितने परसेंट से है 10% से ऐड है, देन द सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस क्या है वो फाइंड करना है। बिकॉज़ देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट है, उस पर मींस जो सेलिंग प्राइस है वो और टैक्स एड है। सो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है, मींस उसका टैक्स हटा करके, यदि टैक्स नहीं लेते तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सो वो फाइंड करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सो हम लेट करेंगे, देन मींस लेट द सेलिंग प्राइस बी 100 रुपीज। ओके, यहाँ पर हमने माना कि सेलिंग प्राइस कितनी है 100 रुपीज है। ओके, तो 10% के अकॉर्डिंग सेल्स टैक्स कितना होगा वो फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें जो अमाउंट का फाइंड होगा वो ये इक्वल होना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सो हम लेट करेंगे लेट द सेलिंग प्राइस बी x रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है 100 रुपीज है। सो सेल्स टैक्स कितना है 10% ऑफ x, इस 100 रुपीज पर 10% का टैक्स है, इंक्लूड है इसमें, दैट मींस 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x, दैट मींस 10x इज अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए हमने सेल्स टैक्स फाइंड कर लिया 10x डिवाइडेड बाय 100। इफ सेलिंग प्राइस इज x, सेल टैक्स इज 10x ऑन 100, तो पे कितने रुपीस अमाउंट तुमने दिए होंगे, सो दैट मींस x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 100, इतना अमाउंट तुमने दिया होगा। टोटल अमाउंट अभी हमने जो फाइंड करना सीखा था उसके अकॉर्डिंग देखिए, सेलिंग प्राइस है x रुपीस, टैक्स लगा है 10x डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो टोटल कितना होगा x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस साइकिल जो वो परचेज करेंगे तो उन्हें टोटल अमाउंट कितना देना होगा x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 100, सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। सो इसे सॉल्व करने पर हम फाइंड होगा 100x प्लस 10x अपॉन 100, दैट मींस 111x डिवाइडेड बाय 100। देखिए हमने टोटल अमाउंट फाइंड किया जो कि है 110 डिवाइडेड बाय 100, बट यहाँ पर हमें साइकिल का अमाउंट गिवन है, मींस कितने रुपीस के परचेज करे हमने 660 रुपीस, दैट मींस ये जो वैल्यू ये और ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट मींस हैंस 110x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल होगा 660, बिकॉज ये भी टोटल अमाउंट है और ये भी टोटल अमाउंट है। सेल्स टैक्स विद सेल्स प्राइस मींस सेलिंग प्राइस और विद इसमें इंक्लूड है सेल्स टैक्स, ठीक है। ये भी हमने जो फाइंड किया सेलिंग प्राइस प्लस सेल्स टैक्स फाइंड किया, दैट मींस ये वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। सो दैट मींस हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने x माना है सेलिंग प्राइस, दैट मींस हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड होगी। करके सॉल्व कीजिए। सो 100x इक्वल टू 660 मल्टीप्लाई बाय 100, x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, 11 से 6 कैंसिल हो जाएगा, देन x की वैल्यू फाइंड होती है 600 रुपीस। सो सेलिंग प्राइस कितनी है 600 रुपीस, दैट मींस 60 रुपीस क्या है सेल्स टैक्स है। क्लियर है? सो सेलिंग प्राइस इज 600 रुपीस। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, Nazim purchases a motorcycle having marketed price of 46,000 at a discount 5%। देखिए एक मोटरसाइकिल मार्केटिंग प्राइस कितना है इसका 46,000, कितने डिस्काउंट पर 5% का डिस्काउंट है, इस अमाउंट पर 5% का डिस्काउंट, ठीक है। इट
मोटरसाइकिल। तो अब मोटरसाइकिल के लिए उन्हें कितना परचेस करना होगा, ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। देखिए ध्यान से समझिए, मोटरसाइकिल कितने रुपीस की है, 46,000 रुपीस की, उस पर डिस्काउंट है 5% का, दैट मींस हमें इस अमाउंट पर 5% का डिस्काउंट हो रहा है, सो वो फाइंड करना होगा कितने रुपीस का डिस्काउंट फाइंड होगा, देन उतने रुपीस हम इस अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो भी प्राइस आएगी दैट मींस वही प्राइस में वो मोटरसाइकिल को सेल करना। अब उस प्राइस पर हम टैक्स लगाएंगे 10% का, देन जो अमाउंट हमें फाइंड होगा वही अमाउंट होगा मोटरसाइकिल, ठीक है। उस टैक्स को ऐड करने के बाद, है ना, टैक्स को तो ऐड किया जाता है ना, तो हम जो अमाउंट आएगा हमारे पास डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट है उस पर 10% का डिस्काउंट फाइंड करेंगे। जो अमाउंट हमें फाइंड होगा 10% के अकॉर्डिंग, उस अमाउंट को इस जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है उस अमाउंट में ऐड करेंगे, तो हमें फाइंड होगा परचेज, जितने रुपीस में मोटरसाइकिल को वो परचेज करेगा, ठीक है, जितने रुपीस उनको देने होंगे, ठीक है, टैक्स को ऐड करने के बाद, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखना है। सो हमें मार्केट प्राइस लिखी है, यहाँ पर मार्केट प्राइस कितनी है, 46,000 रुपीस, ठीक है। इस अमाउंट पर 5% का डिस्काउंट है, सो डिस्काउंट 5% इतने अमाउंट पर, सो दैट मींस 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 46,000। यहाँ पर हमें परसेंट में डिस्काउंट बोले। अब कितने रुपीस हमें इस अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये फाइंड करने के लिए हम इस तरह से रुपीस फाइंड कर सकते हैं, कितने रुपीस का डिस्काउंट अलाउ हुआ है। तो डिस्काउंट अलाउड दैट मींस 5 डिवाइडेड बाय 100 इतने अमाउंट पर डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, सो दिस वैल्यू एंड सॉल्व इट, ओके। सो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 6 जा 30 से 0 कैरी 3, 5 4 जा 20 एंड 3 23, दैट मींस 2300 रुपीस इन अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट होंगे, ओके। तो अब जो प्राइस हमें फाइंड होगी 46,000 माइनस 2300 रुपीस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमें फाइंड होगा 0 0 then 10 minus 3 is equal to 7, 5 minus 2 is equal to 3, then इधर 4, so 43,700 रुपीस। डिस्काउंट हटने के बाद, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस मोटरसाइकिल की जो अब प्राइस है वो कितनी है, 43,700 रुपीस। अब इस अमाउंट पर 10% का डिस्काउंट लगाना है, ठीक है। सो 43,700 रुपीस पर 10% का डिस्काउंट कितना फाइंड होता है वो फाइंड करेंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे उसी अमाउंट को, ठीक है। सो 10% का डिस्काउंट 4,370 रुपीस, ठीक है। सो ये हमें टैक्स के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट ऐड करना है। सो अब जो उनको टोटल अमाउंट देना होगा, अमाउंट कितना होगा 43,700 प्लस 4,370, दैट मींस ऐड करेंगे, सो सम इज 0 देन 7 देन 3 7 0 7 plus 3 10 0 carry 1, ठीक है। 3 plus 1 4 4 8 and here is 4, that means अब मोटरसाइकिल की प्राइस कितनी देना होगी हमको 48,070 रुपीस। क्लियर है। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्या किया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमें नाज़रीन ने एक मोटरसाइकिल परचेज की, सो मार्केट प्राइस करनी है उनको, सो मार्केट प्राइस है उसकी 46,000, इस पर 5% का डिस्काउंट। सो पहले हमने 5% का डिस्काउंट कितने रुपीस है ये फाइंड किया, फिर इस अमाउंट में से कुछ डिस्काउंट अमाउंट को सब्ट्रैक्ट किया, सो उस मोटरसाइकिल की प्राइस फाइंड की, ठीक है। अब हमें गिवन है कि यदि सेल्स टैक्स यहाँ पर 10% का हम अलाउ करते हैं, मींस 10% का उस पर टैक्स है, तो पहले 10% का टैक्स कितना होता है, कितना अमाउंट होता है ये फाइंड करेंगे। दैट मींस जो अमाउंट हमें फाइंड हुआ उसका 10% कितना अमाउंट है, सो दिस वैल्यू एंड देन इस वैल्यू को इस
कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करना सीख चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है? सो इस फॉर्मूले की हेल्प से, जिस पर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ परसेंट, ठीक है, एंड T अपॉन 100, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें P प्रिंसिपल दैट मींस जो अमाउंट हम बोरो करते हैं या फिर किसी से को उधार देते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं या फिर हम बैंक में जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल, ठीक है। देन R इज रेट दैट मींस दर होती है, ठीक है, इतने परसेंट की दर से आपको इतने रुपीस को उधार दिया जा रहा है या फिर आप उधार ले रहे हैं, ठीक है। एंड T इज टाइम, कितने समय के लिए आप ले रहे हैं, ठीक है, वो T इज टाइम। ओके, सो इसके बेसिस पर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आवर टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सो दैट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मींस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, यदि हम 100 रुपीस किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर हम 10% की रेट से 1 ईयर के लिए ले रहे हैं, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, दैट मींस 10 रुपीस। सो इंटरेस्ट कितना हुआ? 10 रुपीस। सो दैट मींस हम 1 ईयर के बाद कितने रुपीस वापस करेंगे? 100 प्लस 10, दैट मींस 110, ठीक है। जब भी हम उधार लेते हैं तो एक निश्चित समय, एक निश्चित टाइम के पीरियड के बाद हमें उस अमाउंट को वापस जब करना है तो हम कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं जिसे कहा जाता है इंटरेस्ट मींस ब्याज, ठीक है। सो 10 रुपीस क्या है? इंटरेस्ट है 100 रुपीस पर। 100 रुपीस यदि हमने किसी से लिए हैं तो हम जब 1 ईयर के बाद वापस करने जाएंगे तो हम वापस करेंगे 110 रुपीस। क्लियर है? ओके, सो ये तो हो गया इंटरेस्ट, है ना। अब जब हम सेकेंड 1 ईयर के बाद हम 110 रुपीस, बट 2 ईयर के बाद भी हम चाहते हैं तो फिर 100 पर 10% का 100 पर 10% का इंटरेस्ट कितना फाइंड होगा? वापस से 10 रुपीस, सो 110 हम अगेन 110 वापस करेंगे जब हम सेकेंड ईयर में वापस लेंगे तो, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दैट फॉर एग्जांपल 100 रुपीस 10% के हिसाब से हमने 1 ईयर में लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के लिए, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो हमें 110 रुपीस फर्स्ट ईयर के लिए बनता है। ओके, अब सेकेंड ईयर के लिए जो हम 3 साल में से पे करना है तो एक 1 ईयर में 110 रुपीस हुए। सेकेंड ईयर में क्या होगा कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट हमने फाइंड किया 110, ये 110 अब बनेगा प्रिंसिपल, ठीक है। दैट मींस इसके ऊपर अब 10% का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, दैट मींस 110 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट मींस अब 11 रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट है, दैट मींस 110 प्लस 11। सो सेकेंड ईयर में हमें कितने रुपीस पे करना होंगे? 1/2, दैट मींस 121। देन थर्ड ईयर में फिर ये वाला जो अमाउंट है ये हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल। हमें इसकी मेथड समझनी है, ठीक है। हम यहाँ पर अमाउंट 100 इसीलिए लिया है बिकॉज हम छोटी वैल्यू लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसे हम बड़ी वैल्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हमने छोटी वैल्यूज ली है कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मींस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने 10 रुपीस का इंटरेस्ट हुआ, देन सेकेंड ईयर में 11 रुपीस का इंटरेस्ट फाइंड किया, देन थर्ड ईयर में उससे 4 रुपीस का इंटरेस्ट फाइंड होगा बिकॉज प्रिंसिपल हमेशा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मींस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट फाइंड किया जाता है, इसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मींस चक्रवृद्धि ब्याज। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज if the principal does not remain the same for the whole loan period due to addition of compounding of interest
कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स जो प्रिंसिपल है वो कैसा रहता है, में सेम नहीं रहता है, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट करके इंटरेस्ट ऐड होके हमें अमाउंट फाइंड होता है, ठीक है। अब उस अमाउंट पर फिर इंटरेस्ट लगता है, देन जो इंटरेस्ट फाइंड होगा फिर उस अमाउंट में ऐड होगा, अब प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, ठीक है। सो कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, उसे कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट जो प्रोसेस हमने 100 रुपीज के लिए 3 इयर्स के लिए फाइंड करना सीखी थी, वो प्रोसेस बहुत लेंथी होती है। यहाँ पर तो 3 इयर्स के लिए थी तो हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। देन यदि ये 10 इयर्स के लिए 20 इयर्स के लिए, तो ये जो प्रोसेस हमने यूज की थी वो बहुत लेंथी होती थी, ओके। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100, ठीक है। सो अमाउंट फाइंड करते थे हम प्रिंसिपल में, जो इंटरेस्ट फाइंड किया उसको ऐड करते हैं तो हमें अमाउंट फाइंड होता है, जितना रुपीस हम वापस करेंगे या फिर हमें बैंक से मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद प्रिंसिपल पर, ठीक है। सो इस तरह से हमने सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ट एग्जांपल्स सॉल्व किए थे। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना है, इसका बेस्ट एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं, इसका बेस्ट क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, सो ये हम सीखेंगे। बट इससे पहले यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। सो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना होता है। सो अमाउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है P, दैट मीन्स प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 की पावर a। यहाँ पर P इज प्रिंसिपल, R रेट इस दर से हमें उधार दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं हम, ठीक है। तो और m इज इक्वल टू टाइम, जो कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जा रहा है, सो वो टाइम यहाँ पर n पर आता है, ठीक है। सो पहले अमाउंट फाइंड किया जाएगा, देन अमाउंट इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड किया जाएगा, ठीक है। सो अमाउंट इक्वल टू होगा P, दैट मींस प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर n, n मींस टाइम, R इज रेट, P इज प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट फाइंड होने के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत ही इजी रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ना और सेल्स टेक्स्ट पर डिपेंड एक्सरसाइज असाइनमेंट को सॉल्व करना, क्लियर है। सो उस असाइनमेंट को बहुत अच्छे से सॉल्व करना, एग्जांपल्स को एक बार और रिवाइज करना, इन फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, इसको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू। अब अमाउंट की हेल्प से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होगा a माइनस p, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को सेपरेट करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट